तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना चौथा चैप्टर का माइंड मैप कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पांचवा चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं या अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ पाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आएंगे प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है। तो प्रकाश के वैसे दो मुख्य स्रोत होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, हाँ। दूसरा है मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत कहते हैं इसको, जैसे कि बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया या ल्यूमिन लाइट हो गया। ये सारे मानव निर्मित स्रोत हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, जैसे सूर्य हुआ, बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ, हाँ। जबकि दूसरा चीज होता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे को प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे चंद्रमा हुआ, रेडियम लाइट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश का सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा होता है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की जो है ना, ठीक है, प्रकाश का जो गुण है वो ये है कि प्रकाश की सीधे रेखा में चलता है, ठीक है। अब आगे आइए, हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाए। यानी आप एक शीशा लेते हैं ऐसे, और जब उस पर टॉर्च मारते हैं तो शीशा पे टॉर्च के प्रकाश गिरती है और वो टॉर्च से प्रकाश वापस शीशे से सामने की तरफ जाए, यानी प्रकाश शीशे को पार करके पीछे नहीं जाती, उसी माध्यम में वापस चली जाती। तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के अब हम पढ़ लेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? जब भी हम यहीं हमारे परावर्तक तल के रूप में हम लेते हैं एक समतल शीशे को, शीशा पे हम जब प्रकाश किरणों को डालते हैं तो जो प्रकाश किरणें जाती हैं शीशे पे टकराने से पहले उनको कहते हैं आपतित किरणें, तथा टकराने के पश्चात जो परावर्तित होकर वापस चले तो उनको कहते हैं आपतित किरणें, ठीक है, अपवर्तित किरणें, ठीक है। तो परावर्तन का नियम ये बताता है कि जो आने वाला प्रकाश किरणें यानी आपतित किरणें और जो परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरणें यानी अपवर्तित किरणें, उनका उन दोनों का कोण समान होता है। जैसे कि आने वाले आपतित किरणों के लिए कोण होता है sin i और जाने वाले के लिए कोण होता है sin r। तो sin i = sin r होता है। और फिर हम परावर्तन के हम जो दूसरा नियम पढ़ते हैं, दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, जो अपवर्तित किरण है, जो लंब है, समांतर लंब है, वो तीनों एक ही तल में उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश किसी चिकनी परावर्तक सतह से परावर्तित होती है तो उसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। जैसे कि मान के चलिए शीशे से होने वाला परिवर्तन एक नियमित परावर्तन है, जबकि दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जैसे मान के चलिए कि सैंड पेपर होता है, ठीक है, वह सैंड पेपर जैसे खुदरी जमीन जहाँ की उससे होने वाला परिवर्तन को हम कहते हैं या अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में sin i = sin r होता है, जबकि अनियमित परावर्तन में sin i = sin r नहीं होता है, क्योंकि sin i sin r के बराबर नहीं होता है। चलिए अब आगे ये दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण सामान्यतः हम उसको कहते हैं शीशे को दर्पण कहते हैं, जिसमें हम अपनी आकृति को देखते हैं, उनको हम दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? हाँ, जिसमें परावर्तक तल समांतर हो, यानी एक सीधे लाइन की जैसे जिस तरह ये बोर्ड एकदम प्लेन है उसी तरह वो हो, उसको कहते हैं हम समतल दर्पण। जबकि गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जो दर्पण देखने में गोली या तो ऊपर की तरफ से उभरा हो ऐसे की तरफ से, या ऊपर की तरफ से ऐसे उभरा हो, जब भी उसको साइड से देखें ऐसे उभरा हो, या तो अंदर कैसे धंसा हो, ठीक है। इनको हम कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। दूसरा बात याद रखिए कि समतल दर्पण में कुछ
प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें क्या होता है, जब भी समतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से जितने दूरी पे वस्तु रखते हैं दर्पण के अंदर ही उतने दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। तथा दूसरा इसमें ये होता है कि जब भी जो उसके सामने वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी ऊंची की वस्तु रखते हैं दर्पण के अंदर भी उतनी ऊंची की वस्तु बनती है, ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब तीसरा ये होता है कि समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी मेरा राइट हैंड दर्पण में लेफ्ट हैंड के समान दिखता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्श्विक उल्टा, ठीक है। अब हम आगे आएंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है क्या, तो गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण ये होता है कि जब भी किसी गोले को हम काटते हैं, जैसे मान के चलिए ये गोला है कोई, हाँ, इसको हमने यहाँ से काट दिया और इसके जस्ट इस ऊपर वाले भाग में निकिल का पॉलिश लगा दिया, तो ये एक तरह का दर्पण बन गया। चाहे हम इसको अंदर तरह से पॉलिश कर दिए काट के, हाँ, तो ये भी एक तरह का दर्पण बन गया। इसीलिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण जो अवतल दर्पण होता है, हाँ, वो प्रकाश को एकत्रित करने का, यानी किसी एक बिंदु पर सारे प्रकाश को एकत्रित करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेरने का कार्य करते हैं, इसी कारणवश इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण। जैसे जब भी अब अवतल दर्पण को क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब भी किसी कटे हुए गोले के ऊपरी भाग में या उभरे हुए भाग में निकिल की पॉलिश लगी होती है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। जबकि किसी भी कटे हुए गोले के आंतरिक भाग में या धसे हुए भाग में निकिल की पॉलिश लगती है तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ तक समझ में। अब हम पढ़ेंगे आगे कुछ संबंधित परिभाषा है गोलीय दर्पण से। जैसे अब ध्यान दीजिए, ये एक होता है दर्पण का ध्रुव, यानी जिस सेंटर से परावर्तक जिस बिंदु से मुख्य अक्ष सीधे चली जाती है उसको कहते हैं हम ध्रुव, या कहिए कि गोलीय दर्पण का केंद्र, या कहिए गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक। अब दूसरा बचा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जब भी किसी गोली, मान के चलिए ये जो हमने दर्पण काटा है ये किसी गोलीय से ही ये बना होगा, तो उस गोले का कोई केंद्र होगा, तो उस केंद्र, बस उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से और गोले के केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष वो समांतर रेखा है जिसपे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव और ये सारे बिंदु उसी पर उपस्थित होते हैं, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। फोकस वक्रता केंद्र जब भी किसी, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी गोलीय दर्पण पे हम प्रकाश को डालते हैं, ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे एकत्रित होता है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस या मुख्य फोकस। अब दूसरा ये फोकस दूरी, जब फोकस से या मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। चूंकि फोकस दूरी को दो गुने करने पे हमें दर्पण का त्रिज्या में प्राप्त होता है या वक्रता त्रिज्या में प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए फोकस तल क्या होता है, जिस तल पे फोकस उपस्थित होता है या जहाँ पे फोकस स्थित होता है उसको कहते हैं फोकस तल, ठीक है। अब दर्पण के द्वारा वे होते हैं जो दर्पण के जो आखिरी सिरे होते हैं, उनको हम दर्पण के द्वारक कहते हैं। इसे कैपिटल M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे दर्पण के किरण आरेखों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। वैसे 3 नियम हैं इसके। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है।
दूसरा नियम ये कहता है कि जब प्रकाश फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम है कि जब प्रकाश को वक्रता केंद्र से आती है तो प्रकाश उसी वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पे रखी जाती है तो वस्तु का जो भी प्रतिबिंब है वो बनता है फोकस पे वस्तु से अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का और उल्टा वास्तविक बनता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वस्तु दर्पण को अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी जाती है तो वस्तु का जो भी प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब तीसरा ये जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं, जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु का जो भी आकार होता है, जो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान हो जाता है। दूसरा बात प्रतिबिंब जो भी बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अब आगे आइए, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो उससे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बनता है और अत्यंत बड़ा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लास्ट पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो अवतल दर्पण के सामने जब भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने जब भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के जस्ट पीछे ही बनता है ये वाला किस्म। अब आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो भी करते हैं हम दाढ़ी बनाने, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाला करता है, डॉक्टर करता है, कान नाक गला का जो भी डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब तीसरा है अवतल दर्पण का जो भी उपयोग होता है, आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं सोलर कुकर देखा हो तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में से खाना बनाने में भी करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है तो हम जब भी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, उत्तल दर्पण के सामने जब भी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उससे भी जो भी प्रतिबिंब बनता है वो अत्यंत छोटा बिंदु के समान का तथा आभासी और सीधा होता है। ठीक है। अब उत्तल दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब जब भी वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है सीधा, वस्तु से अत्यंत बड़ा और जस्ट दर्पण के पीछे ये भी बनता है। हम उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं हेडलाइट जिससे कि प्रकाश चारों तरफ फैल जाए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम ये बताता है कि हम कौन से वस्तु की स्थिति क्या है। ठीक है। तो हम इसका जो भी मापन है हम गोलीय दर्पण के ध्रुव से करते हैं। जो भी ध्रुव है तो इसमें हम दो एक्सिस खींचते हैं गोलीय दर्पण के, जो भी समांतर चली जाती है उसे हम एक्स एक्सिस करते हैं और जो भी दर्पण के ध्रुव यानी पी से लंबवत होती है उसे हम वाई एक्सिस करते हैं। ठीक है। तो ये वाई एक्सिस होगी, एक्सिस इधर का सारा मान जो भी है वो माइनस में लेते हैं और इधर का सारा मान प्लस में, इधर का सारा मान नीचे का सारा मान माइनस में, ऊपर का सारा मान प्लस में हम लेते हैं। इसी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम। हम गोलीय दर्पण के अब सूत्र पे आइए। गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/b + 1/u। यहाँ पे f है फोकस दूरी, u है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वस्तु से ध्रुव की दूरी को कहते हैं हम। ठीक है। अब आवर्धन आइए, गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में आवर्धन क्या बताता है, जब भी गोलीय दर्पण में आवर्धन बताता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मान अगर माइनस में है, आवर्धन का मान अगर माइनस में है हाँ तो वस्तु बनेगा आभासी आवर्धन का मान यदि माइनस में है तो बनेगा वस्तु बने कि
आवर्धन का मान यदि माइनस में है तो वस्तु की प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा, जबकि आप आवर्धन का मान यदि प्लस में है तो प्रतिबिंब आवर्धन का मान यदि प्लस में है तो भी बनेगा प्रतिबिंब आपका वह आभासी और सीधा। अब लास्ट में पढ़ते हैं गोलीय दर्पण की पहचान। गोलीय दर्पण का पहचान हम दो तरीके से करते हैं, एक स्पर्श करके और एक प्रतिबिंब को देकर। तो पहले मैं बात करूँगा स्पर्श करके। तो जो भी अवतल दर्पण है उसको जब भी आप छूते हो तो अवतल दर्पण जो है बीच में धंसा और किनारे से उभरा हुआ, यानी बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है, जबकि उत्तल दर्पण बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है और समतल दर्पण हर जगह पे समान होता है। तो पढ़ेंगे आप प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन वो उसको कहते हैं जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाने पर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अर्थात क्या कि जब भी प्रकाश किरणें, मान के चलो किसी पारदर्शी माध्यम यानी शीशा, ठीक है, जब भी शीशा में जाता है तो वो अपने जिस मार्ग से जाता है उससे वो विचलित हो जाता है। बस उसी को हम क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन में कई सारे वर्ड यूज होते हैं, जैसे आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम जिस माध्यम से आ रही है उससे आने वाली किरणों को आपतित किरणें कहते हैं, तथा जो अभिलंब जितने अभिलंब से जिस पॉइंट पे अपवर्तन होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर एक अभिलंब बनता है, उस अभिलंब से बनाया गया कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। उसी तरह जब जो प्रकाश अपवर्तित हो जाती है उससे और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण को अपवर्तन को कहते हैं सघन माध्यम। अब सघन माध्यम होता क्या है कि जब भी हम प्रकाश किरणों का अपवर्तन कराते हैं तो उसमें एक माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा घनत्व वाला होता है, तो उसी को हम कहते हैं जो थोड़ा ज्यादा अधिक घनत्व वाला होता है उसको कहते हैं सघन माध्यम। जब भी प्रकाश का हम अपवर्तन कराते हैं तो उसमें एक जिसका घनत्व अधिक होगा तो उसको हम कहेंगे सघन, जबकि जिसका घनत्व कम होगा उसको हम कहेंगे विरल माध्यम। अब आइए आगे की तरफ प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण ये है कि प्रकाश की चाल, जैसे जब भी प्रकाश विरल माध्यम से आता है तो अभिलंब से दूर होता है, जब भी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर चली जाती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश किरणों की जो चाल होती है वो सघन माध्यम में कम हो जाती है विरल माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, अब आगे आइए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला नियम ये कहता है कि आपतन बिंदु, अपवर्तन बिंदु या आपतन कोण, अच्छा जब प्रकाश आपतन बिंदु की रेखा है वो आपतित किरण, हाँ न किरण है वो, मैं ठीक है, ठीक है। जब भी प्रकाश का आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। जैसे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि जब आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ठीक है, उनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है जिसको हम यन कहते हैं। जैसे साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू यन हम कहते हैं, यह एक नियतांक है और इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या था? जब भी अपवर्तनांक वायु या निर्वात से होता है, यानी जो साइन आई का मान हो, यानी जो भी साइन आई का मान होगा वो वायु या निर्वात से प्राप्त होगा, इस कारणवश हम इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जबकि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जबकि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? वायु और निर्वात के अलावा, मान के चलिए मैंने एक ग्लास ले लिया और हीरा ले लिया, हाँ, तो जब भी मैंने दोनों को सटा के जब भी मैंने प्रकाश डाला ग्लास से ऊपर हीरा में जाने के लिए, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक प्राप्त होगा मुझे वो ग्लास के सापेक्ष हीरे का प्राप्त होगा, तो इसको हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब आगे आइए अपवर्तनांक की निर्भरता। तो अपवर्तनांक किन बातों पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक सबसे पहले तापमान पर निर्भर करता है।
ठीक है। दूसरा निर्भर करता है पदार्थ की क्वालिटी पे, पदार्थ की प्रकार पे, ठीक है, कि पदार्थ कितना सघन है कितना कम सघन है, इस पे निर्भर करता है, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति करता है कि प्रकाश की चाल पे, ठीक है। अब अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल से संबंध, तो अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल से क्या संबंध है? अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल से चूंकि संबंध दिया है कि आपको मैं ये बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है जो बताता है n इक्वल टू एक्चुअली जो भी अपवर्तनांक है वो प्रकाश के चाल को ही से संबंध स्थापित करता है। जैसे आपको अपवर्तनांक निकालना हो कि मुझे अगर अपवर्तनांक लेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो मैं लिखूंगा, इसमें लिखूंगा, पहले लिखूंगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, अपान पानी में प्रकाश की चाल। समझ में आ रहा? तो इसी का यही ये संबंध बताते हैं। अगर मुझे अपवर्तनांक निकालना तो दोनों जिसके सापेक्ष कहेगा उसमें प्रकाश की चाल को ऊपर रखेंगे, ठीक है, जिसके सापेक्ष कहेगा, ठीक है, और जो बचेगा उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि आपको यहाँ तक समझ में आया, और समझ में आया तो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे से आगे सेंड करते रहिए, ताकि हम अपना अगला सेशन जब भी स्टार्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना पढ़ लिया कि दर्पण में अपवर्तन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ठीक है। तो लेंस क्या होता है? तो लेंस होता है या तो गोलीय तल से, दो गोलीय तल से, या एक गोलीय तल और एक समतल से मिलकर बना हुआ पारदर्शी पदार्थ होता है जिसको हम लेंस कहते हैं। लेंस द्वारा किरणों का अपवर्तन होता है, ठीक है। लेंस के प्रकार, ठीक है, लेंस के प्रकार, लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो कि प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारणवश हम इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। जबकि अवतल लेंस अवतल लेंस से जब भी प्रकाश किरणों को हम डालते हैं तो वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस कारणवश हम इसको कहते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष एक समांतर रेखा होती है जो लेंसों के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे ये देखिए अवतल लेंस के सीधे मध्य से गुजर रही है, ठीक है। उसी तरह अब आ गया ये प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र होता क्या? प्रकाशिक केंद्र लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक लेंस कहते हैं जो मुख्य अक्ष पे स्थित होता है, इसको O से डिनोट करते हैं। अब आइए फोकस जब भी प्रकाश किरणों को हम डालते हैं लेंसों पे तो वो या तो कहीं एकत्र होंगी तो उसको हम फोकस कहेंगे, या तो एकत्र होते हुए प्रतीत होंगी तो भी हम उसको फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या होता है? जहाँ फोकस है और लेंस के केंद्र O के बीच की दूरी, या तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तक वो तल जिस तल पर फोकस स्थित होता है उस तल के लंबवत अगर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो उस रेखे को हम, या उस तल को हम क्या कहते हैं? सीधे जो रेखा हमने खींचा है उस तल को हम कहते हैं फोकस तल। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस के अंदर ही किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंस से प्रतिबिंब बनना, यानी कि किरण आरेखों का हम उपयोग करके लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करें। तो जब भी प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं लेंस पे तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है जब भी फोकस से आने वाली प्रकाश अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। अब तीसरा है प्रकाशिक केंद्र। जब भी प्रकाश को हम प्रकाशिक केंद्र O से गुजारते हैं तो प्रकाश सीधे दूसरे माध्यम में चली जाती है बिना विचलित हुए। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनती हैं उसमें लास्ट केस को छोड़ के सारे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है और उल्टा होती है। तो देखिए जब भी हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है f1 पे बनता है, अब बिंदु के आकार का बनता है, यानी बहुत छोटा, ठीक है।
अब उत्तल लेंस के सामने जब भी वस्तु को अनंत और 2f2 के मध्य पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होता है f2 और 2f2 के मध्य होता है और छोटा, वस्तु उसके आकार से छोटा होता है। वास्तविक और उल्टा तो होता ही होता है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा जब वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है 2f2 पे बनता है और वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक उल्टा बनता ही बनता है। अब आगे आइए, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को 2f1 और वह f1 के मध्य रखते हैं तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है 2f2 वह अनंत के मध्य बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। उसी तरह अब आगे ये जो उत्तल लेंस के द्वारा जब वस्तु को f1 पे रखते हैं तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बनता है और बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब और उल्टा और वास्तविक बनता है। अब लास्ट वाले केस में उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को f1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हम रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस की ओर बनता है तथा सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अब आगे आइए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रकृति होती है वो पहली बात आभासी बनता है, दूसरी बात सीधा बनता है। अब इसके बाद आइए, अवतल लेंस के सामने जब वस्तु को अनंत पे हम रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है, बहुत ही छोटा बनता है यानी बिंदु के आकार का, ठीक है, और आभासी और सीधा बनता है। अब इसके आगे, अवतल लेंस के द्वारा जब वस्तु को हम अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखते हैं तो जो भी वस्तु की प्रतिबिंब है वो बनती है लेंस की ओर और वस्तु से छोटा। तो हम अब आगे पढ़ेंगे गोलीय लेंस के लिए चीनी परिपाटी। चीनी परिपाटी होता क्या है, जब भी हम प्रकाश लेंस के मध्य केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र के समांतर एक रेखा तथा एक उसी केंद्र से लंबवत रेखा डालते हैं तो वो ज्या बनती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है, जिसमें हम कोई सा भी मान लेते हैं। यदि मान बिंदु के बाएं साइड की तरफ लेते हैं तो वो हम ऋणात्मक लेते हैं। यदि बिंदु के दाएं साइड में लेते हैं तो वो धनावेशित होता है। बिंदु से ऊपर साइड में लेते हैं तो धनावेशित होता है, बिंदु के नीचे लेते हैं तो ऋणावेशित होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस के लिए सूत्र। लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। f क्या है, लेंस का फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है लेंस की, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। अब हम आगे आके पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन होता क्या है, तो आवर्धन होता है जब भी किसी वस्तु की ऊंचाई जब भी किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। जैसे आवर्धन का सूत्र होता है m = I/u, फिर दूसरा होता है m = v/u और तीसरा होता है m = h'/h, ठीक है। यदि आवर्धन धनात्मक होता है तो वस्तु का जो भी प्रतिबिंब है वो बनता है आभासी और सीधा, जबकि m का मान माइनस में होता है यानी ऋणात्मक होता है तो वस्तु की तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम मापते हैं डायोप्टर में, ठीक है। लेंस की क्षमता निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है P = 1/f। f का मान हम इसमें लेते हैं मीटर के रूप में, ठीक है। अब आगे आ जाइए लेंस की पहचान। लेंस की पहचान में हम पढ़ते हैं दो प्रकार से हम पहचानते हैं लेंस, एक प्रतिबिंब देखकर, एक स्पर्श करके। प्रतिबिंब देखकर हम पकड़ते हैं कि जब भी वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत छोटा से लेके बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा केवल और केवल उत्तल लेंस में, ठीक है। और जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा, बहुत छोटा और छोटा, तो वो बनेगा केवल अवतल लेंस में। और लास्ट है इसका, जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तो वो बनेगा उत्तल लेंस में। अब आ गया ये स्पर्श करके, तो लेंस को छू के हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो लेंस में आप गौर करिएगा कि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बीच वाले सिरे मोटे होते हैं तथा कॉर्नर वाले जो सिरे होते हैं वो पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है कि कॉर्नर वाले जो सिरे होते हैं यानी अंतिम जो सिरे होते हैं वो मोटे होते हैं और बीच वाले जो सिरे होते हैं वो पतले होते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसको देखिए, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया अवतल लेंस। इसके साइड वाले सिरे दोनों मोटे और बीच वाले पतले। अब आगे आ जाइए लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग क्या करते हैं, तो देखिए लेंस का अलग अलग लेंसों का अलग अलग उपयोग है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। लेंसों का उपयोग करते हैं हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने में,
लेंस का उपयोग करते हैं अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं। दूसरा हम करते हैं मानव के नेत्र में बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, तो मानव के नेत्र में बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोष को दूर करने के लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम अपना अगला बैच जब जल्दी स्टार्ट करें, 1 फरवरी से हो सके तो हम अपना अगला बैच स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।